हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। आज हम करने जा रहे हैं विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज अपन इसके अंदर इसके 69 क्वेश्चन करेंगे। यदि आप इन क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं तो आपकी इस चैप्टर की प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। फिर इसके बाद इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो वो क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आज के पहले क्वेश्चन में आपके क्या पूछा गया है कि एक धातु के गोले एक को धनावेश दिया जाता है जबकि दूसरे अन्य एक समान धातु के गोले को उतना ही ऋणावेश दिया जाता है। दोनों के द्रव्यमान समान हैं तो ए और बी दोनों का द्रव्यमान उतना ही रहेगा। ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी का द्रव्यमान घट जाएगा या बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि कोई दो धातु के गोले हैं, ये आपका ए है और ये बी है। इन दोनों का जो द्रव्यमान है वो शुरुआत में इक्वल है, एक दूसरे के बराबर है, यानी समान द्रव्यमान है। अब ए गोले को यदि अपन पॉजिटिव आवेश देते हैं धनात्मक आवेश दिया जाता है और बी वाले गोले को ऋणात्मक आवेश दिया जाता है, नेगेटिव आवेश दिया जाता है। तो आपको बताना कि इसका जो द्रव्यमान होगा वो किस प्रकार से चेंज होगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। बी का जो द्रव्यमान है वो आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये क्यों बढ़ेगा तो इसके लिए आपको नोट कर लेना है। जब कोई वस्तु को नेगेटिव आवेश दिया जाता है तो उसका जो द्रव्यमान है वो बढ़ जाता है, और यदि कोई वस्तु को अपन पॉजिटिव आवेश दिया जा रहा है तो उसका जो द्रव्यमान है वो आपका क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पर बी गोले को नेगेटिव आवेश दिया जा रहा है तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। आपको ये भी बता देता हूँ कि ये बढ़ता क्यों है, क्योंकि हम सभी जानते हैं नेगेटिव आवेश कब उत्पन्न होता है, जब किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है और यदि किसी वस्तु को अपन इलेक्ट्रॉन देंगे तो उस पर क्या है, नेगेटिव आवेश आ जाता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन का मास me है और यदि इसको n इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं तो इस पर जो अतिरिक्त जो मास वो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, nme हो जाएगा, यानी कि इतना मास आपका बढ़ जाएगा। इसके विपरीत यदि पॉजिटिव आवेश लाना है इसके ऊपर तो पॉजिटिव आवेश के लिए क्या आता है, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालते हैं तो इसका मतलब मास भी बाहर जा रहा है तो इसका जो द्रव्यमान है वो कम हो जाता है, और वो द्रव्यमान कितना कम हो जाएगा, nme कम हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि किसी वस्तु को पॉजिटिव आवेश देते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की वजह से इसका जो मास है वो कम हो जाता है, और यदि नेगेटिव आवेश देते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान बढ़ने से इसका जो द्रव्यमान है वो आपका बढ़ जाता है। यहाँ पर बी वाले गोले को नेगेटिव आवेश दिया गया है तो इसका जो द्रव्यमान है वो आपका बढ़ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अब देखते हैं आपका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र r⁻0 के साथ परिवर्तित होता है। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण, एक विद्युत आवेश के कारण, एक अनंत आवेशित एक अनंत चादर के कारण, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से किसके लिए जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो r पर निर्भर नहीं करता है, या अपन बोल सकते हैं कि r⁻0 के साथ परिवर्तित होता है। r⁻0 के साथ के मतलब क्या है कि यह r पर निर्भर नहीं करता है। तो बताना कि इनमें से किसके लिए जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो r पर निर्भर नहीं करता। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, आवेशित एक अनंत चादर के कारण। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई एक अनंत लंबाई की आवेशित यानी चादर है, उसको यदि एक समान आवेश यानी चार्ज किया जाता है और इसका जो क्षेत्रफल यानी आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, यदि आपका सिग्मा है तो इससे कुछ दूरी पर यानी इसके जो पास में स्थित कोई भी बिंदु है उस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है वो नोट कर लेना, σ/2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है आपका वो यहाँ पर r पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से ये जो इसका विद्युत क्षेत्र है वो r⁻0 के साथ यानी परिवर्तित होता है। यदि अपन एक विद्युत द्विध्रुव के लिए बात करते हैं, ये आपका एक कोई विद्युत द्विध्रुव है +q -q, इसके केंद्र से यदि r दूरी पर कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 2kp/r³ होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र है वो किस प्रकार से परिवर्तित होता है, r⁻³ के साथ परिवर्तित होता है। एक बिंदु आवेश के लिए अपन बात करते हैं तो इससे बिंदु आवेश के कारण इससे r दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है वो आपको नोट कर लेना, kq/r² होता है। तो इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र है वो किस प्रकार से परिवर्तित होगा, r⁻2 से परिवर्तित होगा। एक अनंत लंबाई का जो रेखीय आवेश घनत्व है, ये एक तार है
और इस पर जो यानी कि रेखीय आवेश यानी नेगेटिव है और इसका जो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। तो इसे r दूरी पर जो स्थित बिंदु है इस पर जो विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो भी याद कर लेना 2k लैम्डा अपॉन में r होता है। तो इस प्रकार से इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र है वो किस प्रकार से समानुपाती होता है, r की पावर -1 पर समानुपाती होता है। यहाँ पर r की पावर 0 पूछा गया है तो ये किसके लिए जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाले के लिए, आवेशित एक अनंत चादर के कारण। अब देखते हैं हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि एल्फा भुजा वाले एक घन के केंद्र पर एक विद्युत आवेश क्यों रखा गया है, इसके फलकों में से एक फलक पर विद्युत अभिवाह का मान होगा क्यों अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यों अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, क्यों अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, या क्यों अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया कि आपके पास इस प्रकार से कोई एक घन है, ये आपका घन हो गया और इसके सेंटर पर कोई एक आवेश क्यों रखा गया है। तो आपको बताना है ये इसका सेंटर पर क्यों आवेश है। तो आपको बताना कि इसका कोई एक फलक है, इस फलक से जो निर्गत विद्युत अभिवाह है यानी विद्युत फ्लक्स है फाई, उसका मान कितना होगा, यानी ये आपको पूछा गया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कोई एक बंद सतह है, उसके अंदर यदि क्यों आवेश रखा गया है तो उससे निकलने वाला कुछ यानी कुल जो विद्युत फ्लक्स होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यह इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस संपूर्ण घन से जो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक फ्लक्स से पूछा गया, तो एक फ्लक्स से पूछा गया है तो इसके टोटल 6 फ्लक्स होते हैं सभी से, यानी बराबर चुंबकीय फ्लक्स निकलेगा। तो एक फ्लक्स से पूछा गया है तो यदि टोटल निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो आपका सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है। तो यदि एक फ्लक्स से पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कोई एक घन है उसके केंद्र पर यदि क्यों आवेश रखा गया है तो उसका एक फ्लक्स से जो विद्युत अभिवाह है यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा आपका, क्यों अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यदि संपूर्ण घन से पूछा जाता है यानी कि एक फ्लक्स की जगह संपूर्ण घन से पूछा जाता तब आपका कितना हो जाता, क्यों अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाता। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा क्यों अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। अब देखते हैं आपका 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होगा। इसके अंदर आपको क्या दिया है कि कोई एक इकाई धनावेश है, इकाई धनावेश का मतलब मान लेते हैं एक कूलम आवेश है, तो इससे निकलने वाला कुल जो आपका विद्युत अभिवाह है या विद्युत फ्लक्स है फाई, उसका मान कितना होगा। तो मैंने अभी बताया तो विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है गाउस के नियम के अनुसार वो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इस फॉर्मूले में यदि क्यू का मान यदि आप 1 रखेंगे यानी कि आपको इकाई आवेश दिया गया है तो यहाँ पर 1 रखेंगे और ये अपॉन उनमें एप्सिलॉन नॉट है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की पावर -1। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा एप्सिलॉन नॉट की पावर -1, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है। इसके अंदर आपको क्या बताना है कि 2 आवेशित गोले पर आवेश क्रमशः -7 माइक्रोकूलम एवं -5 माइक्रोकूलम है एवं इनके मध्य कार्यरत बल F है। यदि प्रत्येक को -2 माइक्रोकूलम का अतिरिक्त आवेश दे दिया जाए तो इनके मध्य नया घर्षण बल यानी नया आकर्षण बल होगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि आपके पास इस प्रकार से कोई 2 आवेश हैं, इस पर जो आपका आवेश है वो आपका प्लस का माइनस यानी प्लस का 7 माइक्रोकूलम है और दूसरे पर माइनस का 5 माइक्रोकूलम है। यदि इस दोनों को यानी कि 2 माइक्रोकूलम का अतिरिक्त आवेश दिया जाता है तो आपको बताना है कि नया जो बल है उसके अंदर क्या होगा। इसको अपन क्या कहते हैं, 2 माइक्रोकूलम और देंगे माइनस का, तो ये आपका बच जाएगा 5 माइक्रोकूलम और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 7 माइक्रोकूलम। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका कूलम बल होता है वो आपका क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है। इन दोनों के लिए केस में यदि अपन बात करते हैं कि दूरी यानी समान रहती है, K का मान हमारा कांस्टेंट रहता है, तो इस प्रकार से F है वो किसके समानुपाती है, Q1 और Q2 के समानुपाती है, यानी इन दोनों के आवेश के गुणनफल के लिए समानुपाती है। और यहाँ पर यदि अपन दोनों के आवेशों का गुणनफल देखते हैं तो इन दोनों के आवेशों का गुणनफल आपका कितना है माइनस का 35 यानी 7 पंजे 35 और इसका यदि 7 पंजे इसका भी वही माइनस का 35 हो जाएगा। यानी दोनों के लिए Q1 Q2 का मान इक्वल है, तो इन दोनों ही कंडीशन में जो बल है वो आपका उतना ही रहेगा, बल F ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला।
यानी यदि प्रत्येक को 2 माइक्रोकूलाम का अतिरिक्त आवेश दिया जाता है तो जो नया बल होगा वो आपका F ही होगा, क्योंकि पहले भी इन आवेशों का जो गुणनफल था वो आपका कितना था, -35 था। और यदि दोनों को 2 माइक्रोकूलाम का नेगेटिव चार्ज दे देते हैं तब भी इनका जो नया आवेश ये होगा और इसका गुणनफल है वो -35 भी है। तो समान होने के कारण जो नया बल है वो भी आपका कितना होगा, F होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक घन के अंदर ई परिमाण के आवेश वाले 8 द्विध्रुव रखे हैं तो घन के से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान होगा। इस क्वेश्चन में आपके क्या पूछा गया है कि आपके पास इस प्रकार से कोई एक घन है, इसके अंदर 8 द्विध्रुव रखे हैं। ये आपके घन बना देता हूँ मैं, आपका ये हो गया आपका एक घन। इसके अंदर आपके 8 द्विध्रुव रखे हैं, ये एक हो गया, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। द्विध्रुव क्या होता है कि यानी कि 2 आवेशों का युग्म होता है, यानी कि समान आवेशों का युग्म होता है। एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा उतना ही नेगेटिव आवेश होता है। तो ऐसे 8 युग्म इसके अंदर रखे हुए हैं। तो आपको बताना है कि इससे जो निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो कितना होगा, 8 E/0 या 16 E/0 E/0 या 0। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर 8 यानी युग्म रखे हुए। इसका मतलब क्या है कि +Q आवेश एवं -Q वाले के यानी कि यह ऐसा युग्म 8 रखे हुए हैं। एक युग्म की अपन बात करते हैं कि इसका जो टोटल यानी सिग्मा आवेश वो कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव आवेश होता है उतना ही नेगेटिव आवेश है। तो एक युग्म का जो टोटल आवेश हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, 0, यानी कि इसके अंदर टोटल आवेश कितना है, 0। तो 0 आवेश होने के कारण हम सभी जानते हैं जो विद्युत फ्लक्स होता है वो Q/ε0 होता है। यदि Q का मान यदि अपन 0 रखेंगे तो 0/ε0 ये आपका कितना हो जाएगा, 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं आपका 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि एक घन के केंद्र पर जिसकी प्रत्येक की भुजा की लंबाई L है, Q आवेश रखा गया है, तो घन के केंद्र से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। इसमें आपको क्या बताया गया कि एक घन है, इसके केंद्र पर, ये आपका एक घन हो गया, इसके केंद्र पर एक Q आवेश रखा गया है, तो इस संपूर्ण घन से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, निर्गत विद्युत फ्लक्स, वो कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, क्योंकि यह केंद्र के यानी इसके केंद्र पर रखा हुआ है। तो केंद्र पर रखा हुआ तो मैंने बताया था जो फाई होता है वो Q/ε0 होता है। तो ये Q हो गया और संपूर्ण से पूछा गया है घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो ये हो जाएगा Q/ε0। दोस्तों यहाँ पर याद रखना है कि ये आवेश केंद्र पर न रखकर इस फलक के केंद्र पर रखा होता तो उस कंडीशन में इसका जो आंसर हो जाता वो जाता Q/2ε0 हो जाता। वो क्यों होता, क्योंकि यहाँ पर जो आवेश केंद्र पर रखा है तो ये जो आवेश है संपूर्ण इसके अंदर है। ये आवेश यदि इसके फलक के केंद्र पर रखा हुआ है तो आवेश का आधा हिस्सा बाहर हो जाएगा, आधा हिस्सा अंदर होगा। इस फॉर्मूले में जो Q का मान रखा जाता है वो वही रखा जाता है जो इस यानी संबंध आकृति के अंदर कितना आवेश है। यदि इस फलक के ऊपर रखा होता आधा आवेश अंदर होता, आधा बाहर होता, तो वहाँ पर Q की जगह पर Q/2 रख दे। यदि यही आवेश इसके कॉर्नर पर रखा होता, इस कॉर्नर पर रखा होता, तो क्या होता है कि इसका जो आवेश का चौथा हिस्सा है वही अंदर होता, बाकी जो एक हिस्सा वो यहाँ पर होता, दूसरा हिस्सा यहाँ पर होता और तीसरा हिस्सा इस कोने पर होता। तो यानी 4 भागों में डिवाइड हो जाता। तो इसका जो विद्युत फ्लक्स का मान वहाँ पर हो जाता है वो आपका Q/4ε0 हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन होता है कि जब आवेश इसके एक कोने पे रखा हुआ है, ये कॉर्नर वाली कोर हो गई, या एक इसका यानी सिरानी कोना हो गया, यहाँ पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो आवेश है इसका 8वां हिस्सा ही इसके अंदर होता है। तो इस कंडीशन में जो विद्युत फ्लक्स है वो आपका 8ε0 होता है, Q/8ε0 हो जाता है। तो यहाँ पर आपका केंद्र पर रखा हुआ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर के क्वेश्चन में बताना है कि एक आवेश Q बेलनाकार पात्र के खुले मुँह के केंद्र पर रखा है, तो इस पात्र की सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। दोस्तों पहले जो 7 वाले क्वेश्चन में जो बताया था वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। इसमें क्या दिया हुआ कि आपका एक बेलन है, इसका जो खुला मुँह है उसके केंद्र पर कोई एक आवेश रखा हुआ है,
तब आपको बताना है कि इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि जो आधा आवेश है वो इस बेलन के अंदर है, आधा आवेश है इसके बाहर है। तो इसके अंदर जो आवेश होगा वो आपका कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। तो इससे जो निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो आपका कितना हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। कई क्या करेंगे, इसका ऑप्शन बी कर देंगे, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि याद रखना यह कहाँ पर रखा हुआ है, पात्र की सतह, यानी कि यह पात्र के खुले मुँह के केंद्र पर रखा हुआ है। ये जो खुला मुँह है इसके केंद्र पर रखा है, तो केंद्र पर रखा है, इसका मतलब आधा आवेश बाहर है, आधा आवेश अंदर है। तो इसके अंदर जो आवेश है वो आपका कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 9th का क्वेश्चन। 9th के क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि गॉस की प्रमेय के अनुसार अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। इसके अंदर आपको क्या बताना है कि एक अनंत लंबाई का सीधा तार है, आवेशित तार है, यदि इसको मान लेते हैं नेगेटिव आवेश है, तो इससे r दूरी पर स्थित जो विद्युत क्षेत्र है, r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र है वो r के साथ किस प्रकार से संबंधित होता है, यानी वो आपको बताना है। तो आपको बताना चाहिए विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है, यदि इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2K लैम्डा अपॉन में r होता है। तो इस प्रकार से जो विद्युत क्षेत्र है वो किसके समानुपाती होता है, 1 अपॉन में r के समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 अपॉन में r। अब देखते हैं आपका 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर के क्वेश्चन में क्या बताना है कि विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स फाई का आपको बताना है कि SI यूनिट क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है। तो इस सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला तो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यानी दोनों का जो मात्रक है वो डिफिकल्ट है, आंसर निकालना डिफिकल्ट होगा। दूसरा इसका जो फॉर्मूला होता है गॉस की प्रमेय के अनुसार वो आपका क्या होता है, समाकलन होता है E.ds। E यहाँ पर आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और ds क्या है कि क्षेत्रफल है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से यहाँ से इसका जो मात्रक निकल कर आता है वो न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर निकल कर आता है। ई का जो दूसरा मात्रक होता है वो आपका 1 वोल्ट पर मीटर होता है। तो यहाँ पर ई का जो मात्रक यदि अपन वोल्ट मीटर रखते हैं और इंटू में मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की जगह ये रख दिया और फ्लक्स का मात्रक निकालने के लिए इसको मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। दूसरा एक और इसका मात्रक वो भी आपको याद रखना, वो होता है जूल पर कूलम मीटर होता है, क्योंकि न्यूटन और मीटर में से एक मीटर निकालेंगे तो न्यूटन इंटू मीटर वो आपका क्या हो जाएगा, कार्य यानी कि बल गुणा विस्थापन, तो हो जाएगा जूल अपॉन में कूलम और 1 मीटर बच जाएगा। तो इस प्रकार से 3 मात्रक याद रखना है इसके, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या वोल्ट पर मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, या जूल मीटर पर कूलम। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। वेबर होता है वो आपका चुंबकीय फ्लक्स का होता है। न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम होता है वो आपका विद्युत क्षेत्र का होता है। जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम होता है वो आपका किसका होता है, विभव का होता है, न कि विद्युत फ्लक्स का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि समान परिणाम के 2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं और इनके मध्य कार्यरत बल F है। यदि आवेशों के मान आधे कर दिए जाएं तो उनके मध्य की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो इनके मध्य नया बल होगा। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि आपके पास इस प्रकार से कोई 2 आवेश हैं, उन दोनों का जो आवेश का परिणाम है वो समान है, यानी कि Q और Q है, और इनके मध्य की दूरी है वो कितनी है, R है। तो इन पर जो बल है वो आपके कितना लग रहा है, F लग रहा है। तो ये जो बल है F ये आपका कितना हो जाएगा, फॉर्मूले से K Q1 Q2, तो दोनों का मान समान है, ये हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा आपका R स्क्वायर। तो इस प्रकार से अब आपको दिया गया यदि आवेशों के मान आधे कर दिए जाएं, यदि दोनों का जो आवेशों का मान है वो आधा कर दिया जाता है और इनके मध्य की दूरी है वो 2 गुनी कर दी जाए, तब आपको बताना कि इनके मध्य में नया बल कितना होगा। F/8 होगा, F/4 हो जाएगा, 4F हो जाएगा, या F/16 हो जाएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। वो क्यों होगा, क्योंकि ये जो बल है आपका पहले वाला बल ये है, नया बल है वो कितना हो जाएगा, F डैश इज इक्वल टू K Q1 Q2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो Q स्क्वायर का मतलब हो जाएगा Q स्क्वायर /4 हो जाएगा, और R स्क्वायर अपॉन में क्या होता है, R स्क्वायर। तो 2R का स्क्वायर करोगे तो वो आपका कितना हो जाएगा, 4R स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये बल हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 60 K Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। K Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर किसके बराबर है, F के बराबर है। तो ये जो F डैश है वो आपका कितना हो जाएगा, F अपॉन में 16 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अब देखते हैं आपका 12 नंबर का क्वेश्चन। ये रहा आपका 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान क्या होता है। यानी कि कोई वस्तु पर एक कूलाम आवेश है तो आपको बताना कि इसके द्वारा जो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनकी संख्या कितनी होती है। 5.46 गुणा 10 की पावर 29, 6.25 गुणा 10 की पावर 18, 1.6 गुणा 10 की घात 19 या 9 गुणा 10 की पावर 11। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपको डायरेक्ट याद रखना है, यदि किसी वस्तु पर एक कूलाम आवेश उत्पन्न करना है तो उसके अंदर जो स्थानांतरित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 6.25 गुणा 10 की पावर 18 होती है। यदि आपको निकालना चाहें तो अब हमें पता होगा कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो किसके बराबर है, Q = Ne के बराबर होता है। E यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात 19। तो आपको क्या निकालना है कि एक कूलाम आवेश उत्पन्न करना है। तो एक कूलाम आवेश उत्पन्न करना है तो N = क्या हो जाएगा, Q/E, और Q का मान क्या है आपका A, और E का मान हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात की हो जाएगी माइनस के 19, और इसको अपन सोल्व करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 6.25 गुणा 10 की पावर 18। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो 13 नंबर का क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, यदि किसी बंद पृष्ठ से प्रवेशित तथा निर्गत विद्युत फ्लक्स क्रमशः φ1 तथा φ2 हो तो पृष्ठ के अंदर विद्युत आवेश होगा। इसमें आपको क्या बताना है कि कोई एक बंद पृष्ठ है, उसके अंदर प्रवेशित एवं जो निर्गत जो विद्युत फ्लक्स है वो क्रमशः φ1 एवं φ2 हैं। तो आपको बताना कि इसके अंदर जो आवेश है वो कितना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि φ होता है वो Q/ε0 होता है, और जो Q आपका क्या होता है, φ/ε0 हो जाएगा। और यदि कोई बंद पृष्ठ है उससे निर्गत आवेश आपका कितना है, यानी प्रवेशित आवेश φ1 है और जो निर्गत आवेश है वो आपका φ2 है, तो इसका जो टोटल यानी फ्लक्स हो जाएगा वो इसके अंतर के बराबर होता है। जो φ है वो किसके बराबर हो जाएगा, φ2 - φ1 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से φ की जगह अपन φ2 - φ1 रखेंगे और ये हो जाएगा ε0। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर निकल कर आ जाएगा हो जाएगा φ2 - φ1 × ε0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि गॉस नियम सत्य है यदि किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी r के साथ निम्न प्रकार परिवर्तित हो। आपको बताना कि गॉस का नियम कब सत्य होगा, कि जब किसी एक बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित जो विद्युत क्षेत्र है वो किस प्रकार से दूरी के साथ परिवर्तित हो जिसके लिए गॉस का नियम हो, यानी कि वो लागू हो, इस पर सत्य हो। तो गॉस के नियम के अनुसार आपको पता होना चाहिए, कोई एक बिंदु आवेश है उससे r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है वो KQ/r² होता है। ये Q यहाँ पर जो आवेश उपस्थित होता है, ये r इसकी दूरी है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो किसके समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, r² की व्युत्क्रमानुपाती है, या इसको अपन इस प्रकार भी ले सकते हैं r⁻² के समानुपाती है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी गॉस के नियम के अनुसार जो एक आवेश के कारण r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र है वो किस प्रकार से चेंज होगा, वो यानी कि इसके r⁻² के साथ यानी परिवर्तित होता है, इसके समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि दो अनंत और समांतर चादरों के बीच की दूरी d है, उन पर बराबर एवं विपरीत आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तो चादरों के बीच में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसके अंदर क्या है कि दो समांतर यानी कि है अनंत यानी कि जो आवेशित प्लेटें हैं, इस प्रकार से इनके पर जो आवेश घनत्व है इस पर तो है -सिग्मा और दूसरी पर है +सिग्मा, यानी कि विपरीत प्रकार का आवेश घनत्व है। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है और वो विपरीत आवेश है। चादरों के बीच में यानी किसी बिंदु पर, ये चादरों के अंदर कोई बिंदु है यानी P है, इस पर आपको बताना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। इसके बीच की दूरी आपको कितनी दी गई है, d दी गई है। आपको पता होना चाहिए यानी कि कोई एक प्लेट है, उसका यदि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तो इसके पास में यानी कोई बिंदु हो, वहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है σ/2ε0 होता है। तो यहाँ पर
इस प्लेट के कारण इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E1 वो आपकी क्या हो जाएगी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। और माइनस क्यू के कारण इस प्लेट के कारण जो हो जाएगा वो भी आपकी कितनी हो जाएगी E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट ही हो जाएगी। अब इनकी जो डायरेक्शन है वो आपकी अलग अलग होगी, क्योंकि प्लस के कारण इससे दूर होती है और नेगेटिव के कारण क्या होती है इसके और होती है उसकी डायरेक्शन। तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होने के कारण जो बी बिंदु पर टोटल जो आपका विद्युत क्षेत्र हो जाएगा वो इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। इसके अंदर दोस्तों कई बार बाहर भी पूछ लिया जाता है, तो बाहर यदि इन दोनों के बाहर किसी बिंदु पर पूछ लिया जाए तो याद रखना वहाँ पर जीरो जाएगा, क्योंकि इसके कारण जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी इधर, और माइनस के कारण डायरेक्शन हो जाएगी इसके पास हो जाएगी। तो इस प्रकार के दोनों की डायरेक्शन विपरीत होने के कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या हो जाती है जीरो। तो अंदर में क्या हो जाती है डबल हो जाती है और बाहर हो जाएगी जीरो। यदि यह समान यानी प्रकृति का आवेश घनत्व हो, पृष्ठ आवेश घनत्व के समान प्रकृति का हो, तो इसके बीच में तो विद्युत क्षेत्र का मान जीरो होता है और बाहर यदि अपन बात करेंगे तो वहाँ पर होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जब एक समान विद्युत क्षेत्र में ई में रखा जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होने के लिए उससे विद्युत द्विध्रुवागुण की धनात्मक दिशा विद्युत क्षेत्र ई के साथ का कोण होता है। इसके अंदर आपको क्या बताना है कि आपका कोई एक विद्युत यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र है और आपका कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू। इसको आपको इसके अंदर रखना, तो आपको बताना कि इसकी दिशा के साथ किस एंगल पे रखा जाए इसको, कि इसकी जो स्थिति ऊर्जा है वो आपकी क्या रहे न्यूनतम रहे। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी इसको पाई एंगल का पर रखेंगे तभी इसकी स्थिति जो न्यूनतम होगी, या π/2 पर रखेंगे, शून्य एंगल पर रखेंगे, या 3π/2 पर रखेंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए स्थिति ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो -PE cos थीटा होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। तो यदि आप इसको पाई एंगल बना के रखेंगे तो cos पाई का मान आपका -1 होता है, तो इसके लिए जो स्थिति ऊर्जा है वो आपकी कितनी हो जाएगी PE हो जाएगी। यदि π/2 पे रखोगे तो cos π/2 का मान 0 होता है। तो यदि इसके इस प्रकार से लंबवत रखोगे तो लंबवत रखने पर इसकी स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। यदि इसको आप 0 एंगल बना के रखेंगे तो cos 0 का मान आपका 1 होता है, यहाँ पर स्थिति ऊर्जा आपकी -PE हो जाएगी। और 3π/2 पे इसकी दोबारा कितनी हो जाएगी शून्य, यानी 270 पे रखेंगे तो ये भी इसके यानी परपेंडिकुलर ही होगा। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि आपकी जो न्यूनतम स्थिति ऊर्जा होती है, न्यूनतम स्थिति ऊर्जा कितनी होती है -PE होती है, और वो कहाँ पे होती है शून्य पे होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। याद रखना, यानी कि कोई एक समान यानी कि विद्युत क्षेत्र है उसके अंदर जो द्विध्रुव को यदि उसका 0 एंगल बना के रखे रहेंगे, इस प्रकार से समांतर रखेंगे, तो उस कंडीशन में उसकी जो स्थिति ऊर्जा है वो -PE रहेगी और वो किस एंगल पे रहेगी, वो होगी 0 डिग्री के एंगल पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं आपका 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अक्षीय स्थिति में एक दिया गया आवेश विद्युत द्विध्रुव से कुछ दूरी पर रखा गया है तो उस पर F बल कार्य करता है। यदि आवेश को दुगनी दूरी पर रख दिया जाता है तो उस पर लगने वाला बल होगा 2F होगा, F/2 होगा, F/4 होगा या F/8 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके अंदर क्या बताना कि अक्षीय स्थिति पर दिया गया आवेश विद्युत द्विध्रुव से कुछ दूरी पर रखा गया है, यानी कि यह है आपका कोई एक विद्युत द्विध्रुव है और इसकी अक्षीय स्थिति पर यानी कुछ दूरी r पर ये रखा गया है। यदि आवेश की जो दूरी दुगनी कर दी जाए तो इसकी जो दूरी है इसको अपन दुगनी कर देंगे, यानी इसको यहाँ पर रखा गया है 2r दूरी पर। तब आपको बताना कि जो नया लगने वाला F' होगा वो कितना होगा। तो आपको याद रखना कि एक द्विध्रुव है उसके कारण उससे r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आपका कितना होता है 2kp/r³ होता है। तो इस प्रकार से यदि r को 2 गुना किया गया है तो आपका जो E' हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/8f के बराबर हो जाएगा, क्योंकि r कोई यानी क्यूब है तो नहीं अपन 2r रखेंगे तो 2r रखेंगे, ये हो जाएगा 2r का क्यूब, और 2r³ का क्यूब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 8r³ होगा। तो मतलब ये 8 गुना कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला।
यानी 17 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको जो 18 नंबर का क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। इसके अंदर आपको क्या पूछा गया है कि निम्न में से गलत कथन चुने। कूलाम का नियम उस विद्युत बल को सही परिभाषित करता है जो परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक से बांधे रखता है, या परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को बांधे रखता है, परमाणु को परस्पर बांधकर अणु बनाता है, अणुओं एवं परमाणु को परस्पर बांधकर ठोस बनाता है। आपको ये 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। आपको बताना कि कौन से एग्जाम के अंदर यानी कूलाम बल यानी सही परिभाषित है, यानी कूलाम का जो नियम है वो सही परिभाषित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। क्योंकि दोस्तों आपका कोई नाभिक है, उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन यानी गति करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को जो नाभिक से बांधे रखता है वो कौन सा बल होता है? आपका कूलाम बल ही होता है। क्योंकि आपका जो नाभिक होता है उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं तो पॉजिटिव आवेश है, और जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर क्या है कि नेगेटिव आवेश है। तो इन दोनों के मध्य आकर्षण होगा, आकर्षण बल के कारण इस एक दूसरे को बांधे रखते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बी वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटोनों एवं न्यूट्रॉनों को बांधे रखता है। दोस्तों इसमें जो काम में लिया जाने वाला बल होता है वो होता है नाभिकीय बल होता है। क्योंकि यदि अपन बात करेंगे इसके अंदर प्रोटॉन यानी 2 प्रोटॉन है और दोनों पर समान प्रकृति का आवेश पॉजिटिव, तो वो तो वैसे प्रकृति से प्रतिकर्षित करने चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब इनकी डिस्टेंस है यानी कि 2 अणु है, इनके बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम हो जाती है, तब वहाँ पे नाभिकीय बल हमारा प्रभावी हो जाता है। और नाभिकीय बल प्रभावी होने के कारण 2 प्रोटॉनों के मध्य आपस में क्या हो जाता है? आकर्षण बल आ जाता है। नाभिकीय आकर्षण बल काम करने लग जाता है, जिससे यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे को बांधे रखते हैं। तो यहाँ पर जो काम में आने वाला होता है नाभिकीय आकर्षण बल होता है। यहाँ पर आणविक बल काम करता है दोनों के अंदर। 2 परमाणु को आपस में बांधने के लिए व अणु व परमाणु को जोड़ने के लिए जो काम में लिया जाता है वो आणविक आकर्षण बल काम में लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपका 19 का क्वेश्चन। 19 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि एक विद्युत द्विध्रुव असमान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, उस पर आरोपित है। इसमें आपको क्या बताना है कि कोई असमान विद्युत क्षेत्र है, यानी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और है और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र आपका अलग है, उसके अंदर एक द्विध्रुव आघूर्ण रखा गया है। तो आपको बताना कि उस पर कार्य करने वाला होगा यानी आरोपित होगा केवल बल एवं आघूर्ण दोनों, या आघूर्ण नहीं होगा केवल बल कार्य करेगा, या बल नहीं केवल आघूर्ण कार्य करेगा, या इन दोनों में से कोई भी काम नहीं करेंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी यदि कोई द्विध्रुव असमान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो याद रखना उसमें बल एवं बल आघूर्ण दोनों काम करेंगे। यदि कोई द्विध्रुव है वो समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो वहाँ पर केवल आपका आघूर्ण काम करता है। क्योंकि मान लेते हैं कि इस पर आपका यहाँ पर आपका क्या है कि 7 न्यूटन पर कूलाम यानी विद्युत क्षेत्र है, और इस जगह पर आपका 5 न्यूटन पर कूलाम यानी विद्युत क्षेत्र है। तो इन दोनों का जो 5-5 यानी कि समान है वो तो उसके अंदर यानी घूर्णन उत्पन्न करेगा। बाकी यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र आपका कितना ज़्यादा है, 2 न्यूटन पर कूलाम ज़्यादा है, तो ये जो 2 न्यूटन पर कूलाम है इस पर अतिरिक्त बल लगाएगा। तो इस प्रकार से असमान विद्युत क्षेत्र में रखने पर जो आपका विद्युत द्विध्रुव है उस पर बल एवं आघूर्ण दोनों काम करते हैं। और यदि समान विद्युत क्षेत्र में रखा है तो वहाँ पर बल कार्य नहीं करता, केवल आघूर्ण ही कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि -q और +q आवेश के द्विध्रुव के मध्य की दूरी r है। अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से d दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती होगी। इसमें आपको क्या बताना है कि इस प्रकार से कोई 2 आवेश हैं +q और ये आपको हो गया -q। इसके केंद्र से r दूरी पर स्थित जो बिंदु है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपको बताने की किसके समानुपाती होगी। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो होता है 2kp/r³ होता है। ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पर p होता है वो होता है द्विध्रुव आघूर्ण। वो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? यदि इनके बीच की मध्य की दूरी क्या है आपकी r है, यहाँ पर सॉरी दोस्तों ये दूरी d दी गई है आपको, यानी कि केंद्र से d दूरी पर यदि इनके मध्य की दूरी r है तो इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण p है वो किसके बराबर होता है? QR के बराबर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ से यदि अपन विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला निकालेंगे तो आपका 2kp
पी की जगह क्यू आर हो जाएगा और अपॉन में आर का मान आपका क्या हो जाएगा, डी क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या है, आर नहीं है, डी है यहाँ पर, तो आर की जगह अपन क्या कर देंगे, डी कर देंगे। तो इस प्रकार से अपन बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। तो विद्युत क्षेत्र किसके समानुपाती होता है, ये के आपका नियतांक है, तो ये हो जाएगा ऊपर तो क्यू आर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका डी क्यूब। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, क्यू आर अपॉन में डी क्यूब के समानुपाती होगा आपका क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं आपका 21 का क्वेश्चन। 21 के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि किसी द्विध्रुव की अक्ष पर r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसके अंदर क्या बताना है कि कोई एक द्विध्रुव है, उसके अक्ष पर r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके प्रतिलोमानुपाती होती है। तो मैंने आपको बताया था कि ये r क्यूब के प्रतिलोमानुपाती है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला अभी आपको नोट करवाया था 2kp अपॉन में r क्यूब होता है, तो ये r क्यूब है तो r क्यूब ऊपर जाएगा, तो इसको अपन ये r की पावर -3 लिख सकते हैं। तो यदि r की पावर -3 के समानुपाती या r की पावर पॉजिटिव 3 के प्रतिलोमानुपाती, प्रतिलोमानुपाती का मतलब ये होता है ई यानी प्रतिलोमानुपाती है r की पावर 3 के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं आपका 22 नंबर का क्वेश्चन। 22 के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि विद्युत क्षेत्र ई में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। इसमें क्या दिया हुआ है कि आपका एक यानी विद्युत क्षेत्र ई में P आघूर्ण वाला द्विध्रुव यानी कि एक यानी विद्युत क्षेत्र है ये, इसके अंदर एक द्विध्रुव रखा हुआ है और इसका जो आघूर्ण है वो क्या है, आपका P है और जो विद्युत क्षेत्र आपका E है। तो आपको बताना है कि इस पर जो बल आघूर्ण लगेगा, टो लगेगा, वो कितना होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो याद रखना जो टो का फॉर्मूला होता है वो आपका PE sin थीटा होता है, PE sin थीटा, और इसका जो सदिश रूप होता है वो आपका P क्रॉस इंटू ई क्रॉस होता है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 23 का क्वेश्चन। 23 के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अपने द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के समांतर होती है, विपरीत दिशा में होती है, लंबवत दिशा में होती है या साथ संबंधित नहीं होती है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि आपका कोई एक विद्युत द्विध्रुव है, ये आपका विद्युत द्विध्रुव है, ये आपका हो गया माइनस का क्यू और ये हो गया आपका प्लस का क्यू। इसमें आपको बताना कि इसकी जो निरक्षीय बिंदु है, ये निरक्षीय बिंदु है, वहाँ पर आपको बताना कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इसका जो आघूर्ण की दिशा है उसके साथ किस प्रकार से होती है, उसके समांतर होती है, विपरीत दिशा में होती है या लंबवत होती है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर जो निरक्षीय यानी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है वो आपकी इस डायरेक्शन में होती है और आपका जो द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन होती है वो आपका नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर होती है, यानी इस डायरेक्शन में होती है। तो हम सभी जानते हैं विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पॉजिटिव आवेश से निकलती हैं और निकलते हुए आपके नेगेटिव आवेश में प्रवेश कर जाती हैं इस प्रकार से। तो निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होती है और जो आपका कोई दो आवेश है, या आपका नेगेटिव आवेश है या आपका पॉजिटिव आवेश है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण है, तो इस द्विध्रुव आघूर्ण P की डायरेक्शन होती है वो याद रखना पर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो यहाँ पर इस बिंदु पर बात करें तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो जाएगी, एक दूसरे की क्या प्रति समांतर होगी। तो इसकी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी विपरीत दिशा में। तो द्विध्रुव के यह है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर जो स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा एवं द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है वो विपरीत दिशा में होंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 24 का क्वेश्चन। 24 के क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि यदि एक द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA है वो उतनी ही दूरी पर अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि E ही है, तो आपको क्या पूछा गया कि आपका कोई एक विद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है। इसकी निरक्षीय बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपकी दी हुई है EA है और अक्षीय बिंदु पर, और ये निरक्ष बिंदु है उतनी ही दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो है EE। तो इन दोनों के अंदर आपको संबंध बताना है कि क्या होगा, EA इज इक्वल टू 2EA या EA इज इक्वल टू 2EE या ये दोनों बराबर होंगे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए जो अक्षीय बिंदु होती है वहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो 2kp अपॉन में r क्यूब होता है और जो निरक्षीय स्थिति पर जो बिंदु की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो आपका ओनली kp अपॉन में r क्यूब होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि ये जो EA का मान है
ये दुगुना होता है किसकी से, ई से दुगुना होता है। तो जो ई ए का मान होगा वो किसके दुगुना हो जाएगा, ई से दुगुना हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इसका 2 गुना होगा, यानी ई ए का मान है वो किसका 2 गुना होगा, 2 के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो 25 नंबर का क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या दिया हो कि समरूप विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव है, जब इसके साथ थीटा कोण बनाते हुए रखते हैं तो अनुभव करता है। अब आपको क्या दिया हो कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर कोई एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो आपको बताना है कि इस पर यानी बल कार्य करेगा या केवल बल आगुण काम करेगा या दोनों ही काम करेंगे या कोई भी काम नहीं करेगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यानी बल काम नहीं करेगा परंतु बल आगुण कार्य करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला, बल आगुण परंतु कोई बल नहीं। बल इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र ई है, यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र ई है, यहाँ पर जो बल लगेगा वो आपका क्यू ई हो जाएगा। ये यदि नेगेटिव आवेश है तो यहाँ पर जो बल है वो आपका कितना हो जाएगा, माइनस का क्यू ई हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस पर जो टोटल फोर्स लगेगा वो आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई बल कार्य नहीं करेगा। बल आगुण लगेगा, बल आगुण इसलिए लगेगा क्योंकि ये जो नेगेटिव आवेश के कारण बल इधर लगेगा, पॉजिटिव आवेश के कारण बल इधर लगेगा। तो इसके कारण क्या है कि इसके अंदर इस प्रकार से एक बल आगुण उत्पन्न हो जाएगा विपरीत दिशा में लगने के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं आपका 26 का क्वेश्चन। 26 के क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि एक अणु द्विध्रुव आगुण P है, एक अणु का द्विध्रुव आगुण P है, ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, प्रारंभ में विद्युत क्षेत्र की समांतर व्यवस्थित है, इसे घुमाकर विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर रखने में किया गया कार्य है। इसमें आपको क्या दिया है कि आपका कोई एक अणु है, अणु मतलब एक द्विध्रुव आगुणी है, या आपका यहाँ पर पॉजिटिव आवेश है, ये इसका नेगेटिव आवेश है। ये क्या किया कि पहले एक आपके विद्युत क्षेत्र है इसके समांतर रखा गया है, यानी कि माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। फिर इसको क्या कर दिया गया है कि इसको 180 डिग्री के कोण से घुमा दिया गया। ये जो माइनस है ये इधर आ गया और ये जो प्लस क्यू है वो ले आया इधर। तो इसको इतना 180 डिग्री घुमाने में जो किया गया कार्य है वो आपको बताना है कितना होगा। तो इसका जो फॉर्मूला वो आपको पता होना चाहिए, वो होता है PE 1 माइनस कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा कितना है, 180 डिग्री से घुमाया गया है, यानी प्रति समांतर किया गया है। तो 180 डिग्री से आप इसको घुमाओगे तो ये जो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE 1 माइनस कोस 180 का मान क्या होता है, -1 होता है। तो इस प्रकार से कोष्टक खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से जो किया गया कार्य ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 PE के बराबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 PE के बराबर, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं आपका 27 नंबर का क्वेश्चन। ये रहा आपका 27 का क्वेश्चन। 27 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। इसमें क्या पूछा गया है कि दो समान आवेश क्यों परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, इनको मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर क्यों आवेश रखा गया है, तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि क्यों का मान है। इसमें क्या दिया हो कि आपके पास कोई एक आवेश है क्यों, उसको यानी कोई दो समान आवेश हैं और इसके मध्य में यानी मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर कोई एक आवेश क्यों रखा गया है, और आपको बताया गया कि ये तीनों क्या है कि एक संतुलन में है, यानी संतुलन निकाय में है। इसका मतलब इस पर जो लगने वाला टोटल फोर्स है वो कितना है, 0 है, ना तो ये इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। तो ये यानी कि संतुलन में है। तब आपको बताना कि क्यों का मान कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए आपको यानी कि डेरिवेशन है तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, यदि यहाँ पर क्यों आवेश है, यहाँ पर क्यों आवेश है, इसके बीच में कोई क्यों आवेश रखा हुआ है और ये निकाय संतुलन में है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है जो क्यों का मान होता है वो माइनस का Q/4 होता है। ये क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, यदि यहाँ पर आपका माइनस क्यों है, यहाँ पर भी आपका माइनस क्यों है और बीच में यदि कोई का आवेश क्यों रखा गया है तब इसका मान कितना होगा। तब याद रखना इसका जो मान होता है वो Q/4 होगा, क्योंकि ये बीच में रखने वाला आवेश है वो इन दोनों के विपरीत प्रकृति का होता है और इसका यानी क्वार्टर के बराबर होता है। तो क्वार्टर मतलब यानी चौथाई हिस्सा के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, माइनस के Q/4। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 28 के क्वेश्चन में क्या बताना है कि विद्युत आवेश की एक समान गति से उत्पन्न होता है। इसमें आपको बताना कि कोई एक विद्युत आवेश है वो एक समान गति कर रहा है, यानी कि नियत यानी कि है
जो वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, नियत वेग से गति कर रहा है, एक समान गति कर रहा है, तो उसके कारण उत्पन्न होगा केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, न तो विद्युत क्षेत्र और न ही चुंबकीय क्षेत्र। तो आपको पता होना चाहिए जब कोई आवेश स्थिर होता है यानी वेलोसिटी इसकी जीरो होती है तो वह केवल यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब यह किसी वेलोसिटी से यानी गति करने लग जाता है, वेग से गति करने लग जाएगा, उस समय इसके अंदर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो जाते हैं। विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो जाएंगे। जब यह असमान गति से गति करेगा तब इन दोनों के साथ इसके अंदर एक वेव उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो तरंगे भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये तीनों केस आपको याद रखने हैं कि स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, असमान गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और साथ में ईवी वेव यानी विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं वो भी उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर एक समान गति से गति कर रहा, तो इसका मतलब यह है विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 29 का क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक समान आवेशित गोलाकार कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसमें क्या बताना कि एक समान आवेशित गोलाकार कोश है, उसके अंदर आपको बताना कि भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो याद रखना जो आवेशित कोश है उसका जो आवेश होता है केवल उसकी सतह ऊपर उत्पन्न होता है, इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं होता है। और आवेश नहीं होने के कारण हम सभी जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, क्यों नहीं, जो ई होता है वो क्या होता है एफ अपॉन में क्या होता है, क्यों होता है। तो यहाँ पर आवेश नहीं होने के कारण ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपको डायरेक्ट याद रखना जो आवेश नहीं होगा तो इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आपका कितना होता है, शून्य होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। याद रखना कि कोई एक गोलाकार कोश है उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो शून्य होता है, सतह पर आपका होता है के क्यू अपॉन में आर होता है यदि इसकी त्रिज्या आपकी क्या है आर है तो, और यदि इसके केंद्र से आर दूरी पर निकाला गया है तो यह आपका क्या होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे भी आर स्क्वायर होगा ये, यानी कोई गोलीय कोश है उसकी त्रिज्या आर है तो सतह पर जो विद्युत क्षेत्र है वो ये होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और इससे आर दूरी पर होता है वो होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं आपका 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया कि ऋण विद्युत आवेश के चारों ओर बल रेखाएं होती हैं। आपको बताना कि आपका ये कोई एक ऋण विद्युत आवेश है, इसके चारों ओर विद्युत बल रेखाएं बतानी किस प्रकार से होती हैं। वर्ताकार वामावर्त यानी वर्ताकार होंगी और ये वामावर्त होगी, या वर्ताकार दक्षिणावर्त या वर्ताकार होगी दक्षिणावर्त इस प्रकार से होंगी, या तिरछे होंगी ऊपर की ओर, या फिर इस प्रकार से होंगी यानी कि ऐसे तिरछे होंगी और ऊपर की ओर, या तिरछे अंदर की ओर, या मतलब तिरछे होंगी और मतलब अंदर की ओर होंगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं जो पॉजिटिव आवेश होता है उससे तो क्या करते हैं निकलती हैं, और नेगेटिव आवेश में जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो प्रवेश करती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ना होकर के इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी त्रिज्य बाहर की ओर। यहाँ पर आपको ऋण आवेश दिया गया है तो ऋण आवेश का मतलब इससे दूर जाएंगी, और कि किस प्रकार से त्रिज्यी होती है मतलब लंबवत होती हैं सतह के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 31 का क्वेश्चन। 31 के क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको क्या दिया हो कि एक चित्र दिया गया है और चित्र के अंदर आपको बताना है, यानी चित्र में एक आवेशित पिंड से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं दिखाई गई हैं। यदि ए तथा बी पर विद्युत क्षेत्र क्रम से ई ए एवं वी बी है तब ए व बी के बीच की दूरी आर है। तो आपको क्या बताना है कि यानी कि ये विद्युत बल रेखाएं दी गई हैं और ये ए है और ये बी है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ई ए है और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो आपका क्या है वी बी है, ई बी। तो आपको बताना है कि ई ए का मान ज़्यादा होगा या ई बी का मान ज़्यादा होगा, और ये किस प्रकार से ज़्यादा होगा ये भी आपको बताना है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं यानी कि सघन होगी, यानी कि जहाँ पर एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं उसकी संख्याओं का मान यदि ज़्यादा है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही ज़्यादा होगा। यदि एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या कम है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं यानी ज़्यादा सघन है यानी क्लोज में है तो ई ए का मान ज़्यादा होगा। यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं दूर हैं तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो कम होगा, ई बी का मान कम होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी ई ए का मान ज़्यादा होगा किससे, ई बी से। अब देखते हैं 32 का क्वेश्चन। 32 का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको क्या दिया हो कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ये जो आपका ए बी सी है ये एक समबाहु त्रिभुज है और प्रत्येक शीर्ष पर
प्लस क्यू आवेश रखा गया है, इसका जो प्रत्येक शीर्ष है वहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है कितनी होगी। तो सबसे पहले अपन इसके कारण देखेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर E1 वो आपकी क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्यू आवेश के कारण से आर दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होती है और उसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये। E2 का मान भी आपका वही होगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये, और इसके कारण भी यानी इसका मान ये होगा, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये। यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि एक बिंदु पर यानी कि है इस प्रकार से ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में यानी समान बल लग रहा है। और यहाँ पर अपन देखते हैं कि इन तीनों के मध्य का जो एंगल है वो समान होगा, क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है। यदि इसका यह एंगल 60 है तो इन दोनों का ये जो एंगल है ये आपका 120 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, 120। जब किसी वस्तु पर समान एंगल बनाते हुए समान बल लगते हैं तो उसका जो नेट फोर्स होता है वो हमेशा याद रखना 0 होता है। जैसे कोई वस्तु है उस पर 180 के यानी 2 बल लग रहे हैं, इधर भी F लग रहा है, इधर भी F लग रहा है, तो यहाँ पर टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से इस पर 120 एंगल के यानी 3 फोर्स समान यानी बल लग रहे हैं 120 के एंगल पर, तो यहाँ पर भी नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा। या एक बिंदु पर यानी कि समकोण यानी कि 4 बल लग रहे हैं तो यहाँ पर भी इसका नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से समान एंगल बनाते हुए समान कोण बनाते हुए समान यानी परिणाम के बल कार्य करते हैं, तो उसका जो टोटल फोर्स है वो आपका कितना होता है, परिणामी फोर्स 0 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला यानी 0। अब देखते हैं आपका 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको क्या पूछा गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E इस प्रकार है कि उसमें रखे इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के तुल्य बल लगता है, यह विद्युत बल होगा। इसमें क्या दिया गया है कि कोई एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E है, उसमें रखे इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के तुल्य बल लगता है। यानी एक इस प्रकार से कोई एक विद्युत क्षेत्र है और इस पर एक बल लग रहा है, वो बल इस प्रकार लगता है कि यदि इसका भार यहाँ पर W है तो इस पर बल लगेगा F है। ये दोनों एक दूसरे को यानी कि है तुल्य है, यानी एक दूसरे के बराबर हैं। तब आपको बताना कि इस पर जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा, E का मान कितना होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो F ही है वो इसके गुरुत्वीय बल यानी भार यानी गुरुत्वीय बल बोल सकते हैं, Fg के बराबर है। F E हम सभी जानते हैं, यदि इसका आवेश अपन क्या है E है और विद्युत क्षेत्र आपका E है तो F है वो आपका क्या होता है, QE होता है। तो यहाँ पर इसका जो बल हो जाएगा EE हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा EE। और Fg यदि इसका जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और गुरुत्वीय त्वरण g है, तो F इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा mg। ये किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर। तो इस प्रकार से जो विद्युत क्षेत्र है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, mg अपॉन में E। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यदि इस विद्युत क्षेत्र में रखने पर कोई इलेक्ट्रॉन का भार और विद्युत बल है वो एक दूसरे के तुल्य हैं तो विद्युत क्षेत्र होगा वहाँ पर E, वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, mg अपॉन में E। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं आपका 34 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उनमें त्वरण का अनुपात होगा। इसमें क्या दिया गया है कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसके अंदर अपन एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं और एक प्रोटॉन रखते हैं। तब आपको बताना है कि उस पर जो इसका जो त्वरण होगा A वो किस प्रकार से यानी किसके अनुपात के बराबर होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा F इज इक्वल टू वो क्या होता है, m ही होता है। और इसके अंदर जो बल लगेगा वो आपका बल किसके बराबर होगा, QE। तो दोनों पर आवेश समान होता है, वो किसके बराबर होता है, E के बराबर। और जो विद्युत क्षेत्र है वो E वो भी दोनों के लिए समान है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो त्वरण है वो आपके किसके बराबर हो जाता है, EE अपॉन में m के बराबर होता है। तो यहाँ जो तो त्वरण है वो आपके किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो त्वरण होगा वो किसके अनुपात के बराबर हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये हो जाएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण और प्रोटॉन का त्वरण है वो किसके बराबर हो जाएगा, प्रोटॉन के मास और इलेक्ट्रॉन मास के अनुपात के बराबर। यानी कि P यहाँ पर नीचे है तो यहाँ पर P ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर E ऊपर है तो इधर E नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुपात में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अब देखते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन। 35 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है कि चालक प्लेट के चालन में इलेक्ट्रॉन लगभग एक समान रूप से वितरित करते हैं, तो
स्थिर विद्युत ई में रखने पर प्लेट के अंदर विद्युत क्षेत्र होगा। इसके अंदर क्या बताना कि एक चालन प्लेट है इस प्रकार से, और इसके आवेश दिया गया है, एक समान आवेश है, और इस प्लेट के अंदर आपको पूछा गया कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो याद रखना ये एक घन के यानी कि मोटाई होती है, तो जो विद्युत क्षेत्र है वो एक तो यानी कुछ तो इस पृष्ठ पर होगा और उधर वाली पृष्ठ पर होगा। इसके बीच में जो विद्युत आवेश है वो कोई भी आवेश नहीं रहेगा। तो आवेश अनुपस्थित होने के कारण यानी कि इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो आपका कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसके अंदर वही यानी कि आपका वो कंसेप्ट लग रहा है जैसे एक आवेशित गोलीय कोश है या गोला है, उस पर यानी कि अपन आवेशित है वो यानी नेगेटिव आवेश, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र आपका कितना होता है, शून्य होता है। इसी प्रकार से कोई एक यानी आवेशित चालक प्लेट है उसके अंदर भी जो विद्युत क्षेत्र ई का मान होता है वो कितना होता है, शून्य ही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों आज इसमें 35 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब इसके 34 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो बाकी के क्वेश्चन है ये बचे हुए अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।